क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेड़ से कोई सेब है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है? वो आसमान में दाएं बाएं कहीं और क्यों नहीं चला जाता, वो बिल्कुल नीचे गिरता है, क्यों? या फिर कभी कभी बारिश के मौसम में ना आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आसमान में क्या मस्त बिजली कड़क रही होती है, लोग डर भी जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये बिजली क्यों कड़कती है? क्या भगवान जी नाराज हैं क्या हमसे? शायद नहीं। या फिर तुम्हारे मन में कभी ऐसा सवाल आया हो कि जब हम अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ते हैं तो ये गर्म होने लग जाती है, क्यों? तो इन सारे सवाल कभी न कभी तो तुम्हारे मन में आए होंगे, और इन्हीं सारी घटनाओं के पीछे का जो रीजन है, इनके पीछे क्या चल रहा है, क्या लॉजिक है, इन चीजों को जानना, इनका स्टडी करना ही साइंस है। बात समझ में आई? हमारे आसपास जो भी सारे फेनोमेना हो रहे हैं, जो भी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इन सारी चीजों का पता लगाना, एक सिस्टमेटिक स्टडी, यही हमारा होता है साइंस। तो वेलकम। आज की क्लास में ना हम ये जानने वाले हैं कि ये जो साइंस है, ये होता क्या है। हम लोगों ने बहुत सुन रखा है साइंस साइंस, हम लोगों ने मोटी मोटी किताबें देख रखी हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि साइंस होता क्या है? जैसे कि हमारी ये दुनिया करोड़ों सालों से है, लेकिन क्या एच.सी. वर्मा की वो फिजिक्स की किताब, क्या वो भी करोड़ों सालों से है? नहीं, नहीं है ना। क्योंकि तुम लोगों ने सुना होगा इधर कुछ ही 200-300 साल पहले तो पेपर बना है, तो किताब इतना पुराना तो नहीं हो सकता। तो आज हम लोग ये जानेंगे ना कि साइंस क्या होता है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कैसे होता है, ये मोटी मोटी किताबें क्यों लिख दी गई, कैसे लिख दी गई, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो ये सब कुछ आज के इसी छोटे से वीडियो में क्लियर हो जाएगा, है ना? तो तुम लोगों का काम बस इतना है कि तुम बस इस वीडियो को ध्यान से देखो और एकदम इम्पोर्टेंट और क्रूशियल चीज जानो जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आज इस वीडियो में कई ऐसी चीजों को हम बताने वाले हैं ना, जो तुम्हारे दिमाग का ढक्कन खोल देगी। तुम सोचने में मजबूर हो जाओगे कि साइंस ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, किताबों में तो तुम लोगों ने हमेशा से ही पढ़ रखा होगा कि साइंस इज द एक्चुअल एंड सिस्टमेटिक नॉलेज गेन्ड बाय ह्यूमंस थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, कोई भी साइंटिस्ट होता है ना, जैसे कि न्यूटन। न्यूटन भी एक टाइम पर किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, खाली खाली समस्त गाने गुनगुना रहा था। लेकिन ना, उसने एक बात ऑब्जर्व करा। उसने ये ऑब्जर्व करा कि पेड़ से जब सेब टूटा तो वो नीचे गिरा। तो उसके दिमाग में ना ऐसा ख्याल आया, ये सेब बिल्कुल नीचे क्यों गिरा है धरती की तरफ? ये सूर्य की तरफ, चांद की तरफ, दाएं बाएं कहीं और क्यों नहीं गिरा? और ये जो ऑब्जर्वेशन था ना, बहुत बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था। क्योंकि इसने सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया, इनके बाद इन्होंने अपना दिमाग लगाया। ठीक है, और दिमाग लगाया, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके अपने किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। और जब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं तो वही क्या बन जाता है, हमारा साइंस बन जाता है। तो साइंस के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आसपास कोई चीज कैसे हो रही है। जैसे कि तुम किसी भी वस्तु को ऊपर उठा के फेंको ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो नीचे ही गिरता है। या फिर कोई और ऑब्जर्व करने वाली चीज, जैसे कि पानी। पानी को अगर कहीं पर बहाओ तो वो ऊंची जगह से नीचे जगह ही आता है ना, उल्टा तो नहीं होता। तो ये तो भी हो गई एक ऑब्जर्व करने वाली बात। तो साइंस में लोग क्या करते हैं ना, पहले ऑब्जर्व करते हैं, अपना खुद का दिमाग लगाते हैं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रूफ्स इकट्ठे करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, और इन सारी चीजों को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, साइंस बोल। तो ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया।
तो वैसे तो मैं इन सारे स्टेप्स को एक बार फिर से बताने वाला हूँ आगे इसी वीडियो में, लेकिन मैं पहले साइंस पे के इस डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि ये क्या है, एक्चुअल सिस्टमेटिक नॉलेज। तो मतलब ये है एक सिस्टमेटिक नॉलेज। कैसे मिला हम इंसानों को? ये मिला है हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके। ऐसे सपने में किसी के नहीं आया, हमने इसे प्राप्त किया है ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो यही है हमारा साइंस। अब हम आगे बढ़े तो हमें ये पता चलेगा कि साइंस को ना हम लोग कई कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे कि अगर ये पूरा पेड़ साइंस है ना, इसके दो मेन ब्रांचेस निकलते हैं। एक ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसे कि ये पेन, क्या ये नॉन लिविंग है? बिल्कुल, ये नॉन लिविंग है। जैसे कि कोई पत्थर, कोई सड़क, कोई प्लेन, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है। तो इन्हें हम किस में पढ़ेंगे? फिजिकल साइंस में। इसमें पढ़ते हैं स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड एनर्जी। बात पता चली? बहुत बढ़िया। ये जो दूसरा मेन ब्रांच है वो है लाइफ साइंस का, यानी कि बायोलॉजी का। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब वो सारी चीजें जिसमें कोई जान होती है। जैसे कि तुम्हारे घर में कोई पेट डॉग होगा, क्या उसके अंदर जान होती है? बिल्कुल। किसमें पढ़ेंगे? बायोलॉजी में। हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, हाँ हैं। किसमें पढ़ेंगे? बायोलॉजी में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होती है जान, ये है लिविंग बींग्स। ठीक है, तो साइंस के दो मेन ब्रांचेस, इनका पता चला। बहुत बढ़िया। एक लाइफ साइंस और दूसरा फिजिकल साइंस। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रांच वन को भी दो कैटेगरीज में बांटते हैं। क्योंकि ये खुद में ही बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम लोग इसे भी दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहला हो जाता है ना हमारा फिजिक्स, और दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री। अभी ये क्या है, किस आधार पर हम लोगों ने बांटा है, इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फिजिक्स है ना, ये आया है ग्रीक के एक वर्ड फ्यूशस से। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है प्रकृति, नेचर। अभी फिजिक्स में हम क्या करते हैं ना, नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि वो नॉन लिविंग होना चाहिए, लिविंग नहीं होना चाहिए। तो फिजिक्स में हम पढ़ा करते हैं नेचर के बारे में। कैसा नेचर? जो नॉन लिविंग है। अभी इसमें हम लोगों का पूरा फोकस रहता है कि हम इसमें मैटर्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ें, कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या एनर्जीज हैं, क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। इन सारी चीजों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग अगर जमीन पे चल भी पा रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स है। अगर फिजिक्स ना होती, जैसे कि फिजिक्स का फ्रिक्शन ना होता, तो हम जमीन पे सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। ठीक है, उसी तरीके से आज घर में तुम पंखा चला पा रहे हो, तुम्हारे घर का वो फैन हवा देता है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर फिजिक्स ना होता, फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें ना होती, तो तुम आज वो पंखा नहीं चला पा। बात समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट है ये? वहीं पे हम फिजिक्स की हेल्प से ही समझ पाते हैं कि बारिश के मौसम में कभी कभी हमें वो रेनबो क्यों दिखाई देता है, इनके पीछे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इनका क्या काम है। ये सब आता है किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। वही ना, तुम कभी साइकिल चला रहे हो और अचानक से ब्रेक लगा दो, तो तुम झटका महसूस करते हो, है ना? वहां भी फिजिक्स है। और ब्रेक दबाते ही तुम्हारा साइकिल रुक जाता है, वहां भी फिजिक्स है। कभी ना तुम बस पे, ट्रेन पे ऐसा चढ़ा होगा, तुमने फील किया होगा कि जब भी वो अचानक रुकती है तो तुम झटका खाते हो। क्या साइंस है क्या इन सब के पीछे? तो ये सब पढ़ते हैं किधर? फिजिक्स में। तुम्हारे मन में सवाल आएगा, फिर केमिस्ट्री में क्या पढ़ते? तो ध्यान देना, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन और रिएक्शंस के बारे में। जैसे कि कोई भी चीज
कैसे बनी हुई है, मॉलिक्यूलर लेवल पर कंपाउंड किन किन कंपाउंड एलिमेंट्स से बना हुआ है, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में। कोई भी कोई भी रिएक्शंस की कोई भी फाइनल चीज हमें कैसे मिल पाती है, जैसे कि आज तुम कोई दवाई देख पा रहे हो, लेकिन वो दवाई हमें रोड पर पड़ी हुई तो नहीं मिलती। हम लोग कई अलग अलग चीजों से मिलाकर वो दवाई बनाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है केमिस्ट्री में। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन और रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं ना कि कोई भी वस्तु है, अगर उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उस पे अलग अलग केमिकल्स का क्या असर होने वाला है, ये सब किसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखें तो अगर कोई लोहा होता है ना, तुम उसे हवा में छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद उसे देखोगे ना, तो तुम देखोगे उस पे जंग लग गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कभी तुम लोगों ने दही खाया होगा। दही जमाते कैसे हैं, तुम एक दूध लेते हो, उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हो, देखते हो कि एक दिन में वो दही बन जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ तो प्रोसेस हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग किधर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्या तुम्हें पता चला ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, क्या इवेंट्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ये दोनों अलग कैसे हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। अब हम आते हैं ना हमारे साइंस के दूसरी ब्रांच पर। जो लाइफ साइंस है, ये भी खुद में बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे भी ना दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। पहला कैटेगरी है हमारा बॉटनी। अभी ये बॉटनी क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं अपन लोग, तो इसमें ना हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स, ट्रीज, इन सब के बारे में। जैसे कि तुम अपने आसपास देखो तो हरे हरे कितने सारे पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, अलग अलग तरह के फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब को हम लोग किस में पढ़ेंगे, बॉटनी में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर इसका कुछ एग्जाम्पल लें, तो तुम लोगों ने ना कभी कभी देखा होगा कि एक छोटा सा सीड, उसको जमीन में इस तरीके से डाल के पानी डालो, कुछ दिन उसको छोड़ दो, तो वो कैसे एक पौधा बन जाता है ना। कितना कुछ चला होगा इसके अंदर इन सारे प्रोसेसेस में। तो इसको किधर पढ़ेंगे, बॉटनी में पढ़ेंगे। अब तुम लोगों ने ना ऐसा भी सुना होगा कि सनफ्लावर एक ऐसा फ्लावर है कि वो सूर्य की तरफ अपनी फेस को घुमा लेता है। तो ये सब कैसे हो पाता है, या फिर कोई पौधा होता है उसमें अलग अलग तरीके के फूल कैसे बन पाते हैं। तो इन सारी चीजों का जहां भी स्टडी होगा ना, वो कैटेगरी हो गया हमारा बॉटनी। तो ये दूसरा वाला क्या है, जूलॉजी है। इसमें हमें पढ़ना होता है एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में। जैसे कि कोई भी इंसान है, उसके अंदर लीवर, किडनी, लंग्स, ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये कैसे काम करती हैं, कैसे बनी हुई होती हैं, इन्हें जानना पड़ेगा ना। अगर हम इन्हें नहीं जानते तो आज वो जो डॉक्टर वो कैसे किसी इंसान का इलाज कर पाता। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो जूलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एनिमल्स या फिर ह्यूमन बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हुए जैसे हमारे बॉडी में फूड का डाइजेस्ट हो पाना, हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, या फिर एक गाय का दूध देना, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, जूलॉजी में आ जाएंगी। तो ब्रांच वन और ब्रांच टू ये पता चला। एक बार ना हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। तो साइंस को हम लोगों ने सबसे पहले बांटा दो कैटेगरीज में। पहला था हमारा फिजिकल साइंस और दूसरा लाइफ साइंस या बायोलॉजी। अब फिजिकल साइंस से हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग के बारे में, मैटर और एनर्जी। वहीं लाइफ साइंस में किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब फिजिकल साइंस के दो कैटेगरीज क्या क्या हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और बायोलॉजी के दो कैटेगरीज क्या क्या हैं, बॉटनी और जूलॉजी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे किसी बॉल को जमीन पे पटको जोर से तो वो बाउंस करता है, किसका एग्जाम्पल, फिजिकल साइंस का। लोहे में टाइम के साथ रस्ट लगने लग जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल, फिजिकल साइंस का। हमारे बॉडी का डाइजेशन, ये किसका एग्जाम्पल, लाइफ साइंस का। किसी सीड का स्प्राउट हो पाना, ये किसका एग्जाम्पल,
लाइफ साइंस का। इस तरीके से ना हम लोगों ने ना ये जान लिया है कि साइंस क्या होता है, साइंस के कितनी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के क्या कैटेगरीज हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। अब ध्यान देना, हम लोग आगे आते हैं। तुम लोगों ने ना कभी सुना होगा या फिर किसी दोस्त ने तुमसे पूछा होगा कि ये फादर ऑफ फिजिक्स क्या होता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। लेकिन अगर तुम जरा सा खुद से सोचो तो फिजिक्स का कोई फादर कैसे हो सकता है। जैसे इंसानों के फादर तो होते हैं, लेकिन फिजिक्स तो कोई लिविंग चीज है नहीं, इसका कोई फादर कैसे हो सकता है। तो ध्यान देना, किसी भी फील्ड में अगर कोई इंसान बहुत इम्पोर्टेंट कुछ काम कर जाता है ना, तो हम लोग उसे ही कह देते हैं कि इस आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, तो इसलिए हम लोग आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का फादर बुला देते हैं। तो इस तरीके से फादर बुलाते हैं जब कोई इंसान बहुत इम्पोर्टेंट काम कर जाता है उस फील्ड में। तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब पुराने वाले फिजिक्स में ना आइजैक न्यूटन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे, इसलिए हम लोग फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स बुलाते हैं आइजैक न्यूटन। तो ठीक है, ये पुरानी बात है। वहीं पे मॉडर्न टाइम्स में इधर की बात हो रही है। मॉडर्न टाइम्स में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ना फिजिक्स के फील्ड में काफी सारे इंपॉर्टेंट काम किए, और यही कारण है कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के फादर अल्बर्ट आइंस्टीन को बुलाते हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। उसी तरीके से ये जो केमिस्ट्री है हमारा, केमिस्ट्री में एंटोनी लेवोजियर नाम के व्यक्ति ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए थे, इसलिए हम लोग एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बुलाते हैं। बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। उसी तरीके से ना जो बायोलॉजी है हमारा, उसमें भी एक पर्सन है जिनने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और इसलिए हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बुलाते हैं अरिस्टोटल को। ठीक है, तो वो ये चार चीजें समझ में आई क्या? कोई कोई जीके में पूछ लिया जाता है ये सारी बातें। ठीक है, तो दिमाग में बिठा लेना, अच्छा रहेगा। तो अब हम आते हैं आगे। आगे ना हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस में अगर हम लोग कोई भी लॉ पढ़ते हैं, कोई भी चीज डिस्कवर करते हैं, तो वो कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इनके हैं 5 स्टेप्स, 5 स्टेप प्रोसेस। सो इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस। देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ना हमें ये करना होता है कि आसपास ये फाइंड आउट करना होता है कि कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो होती हुई दिख रही है तुम्हें। तो पहला स्टेप, केयरफुली लुक एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो ये था हमारा पहला। दूसरे स्टेप में क्या करना है? तो दूसरा स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस का। इसमें हमें एक एजुकेटेड गेस बनाना है, थोड़ा ये सोचना है कि ये चीज हुआ तो कैसे हुआ। तो ये काम जो है हाइपोथेसिस में होता है। रुकना, अभी हम लोग ना एक रियल लाइफ एग्जांपल से इन 5 स्टेप्स को समझेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि ये 5 स्टेप हैं क्या क्या। फिर आता है ना हाइपोथेसिस, एक गैस लेने के बाद एक्सपेरिमेंट का, कि हम लोग खुद से कुछ करके देखें क्या ये अनुमान जो हमने लगाया वो सही है क्या। तो हम लोग टेस्ट करते हैं किसको? अपने गैस को, जो अंदाजा हमने लगाया था उसे एक बार टेस्ट करते हैं कि वो सही है या गलत है। फिर स्टेप 4 में ना हमें पिछले जो भी चीजें हुई हैं उनके हिसाब से एक थियरी देनी होती है कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया वो सही किया, गलत किया, क्या रिजल्ट्स हुए, है ना। और वही है हमारा 5वां और सबसे लास्ट स्टेप, कि अगर सब कुछ करेक्टली हो जाता है तो वो बन जाता है हमारा एक लॉ। तो ये 5 स्टेप तुम्हें समझ में आया क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे इसको याद करने का ट्रिक है OHETEL। OHETL, ठीक है, होटल नहीं है, ओहेटल जैसा कुछ है, याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये ना तुम्हारे घर में तुम मस्त आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो, लेकिन अचानक से ये होता है कि तुम्हारा रिमोट काम करना बंद कर देता है। तो तुम ऑब्जर्व किया, तुमने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया है
कि तुम्हारा रिमोट अब काम नहीं कर रहा है। तुम थोड़ा अंदाजा लगाओगे कि क्या हुआ होगा, तो थोड़ा ठोक ठोक के देखोगे कि अब चल रहा है क्या। फिर उसके बाद ना ये अंदाजा लगाओगे कि शायद से ये हुआ हो कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है कि नहीं। तो पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का ये था कि तुम्हें ये पता चला कि रिमोट अब काम नहीं कर रहा है। दूसरा हाइपोथेसिस का स्टेप ये था कि तुमने अंदाजा लगाया कि शायद से ना इसकी बैटरी खत्म हो गई होगी। अब तीसरा स्टेप तुम्हारा क्या रहेगा बताओ तो। तुम मार्केट जाओगे, नई बैटरी लगाओगे, है कि नहीं। तो यही है हमारा तीसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पे तुम कुछ कर रहे हो, यहाँ पे तुमने बैटरीज ला करके इस रिमोट पे लगाया है। तो ये है तुम्हारा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप होगा एनालिसिस का, थियरी करने का, कि ये जो तुमने बैटरी लगाई है, क्या अब इसके बाद तुम्हारा रिमोट काम कर रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप, थियरी एनालिसिस का। अब पांचवा होता है कंक्लूजन, यानी कि वो लॉ भी बुला सकते हैं हम लोग। तो पांचवा इस पूरे इवेंट से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी रिमोट का बटन काम करना बंद कर दे तो तुम नई बैटरीज डाल के उसे चेक करोगे। तो ये बन गया एक लॉ। तो इस तरीके से एक रियल लाइफ के इवेंट से तुम्हें समझ में आया कि साइंस काम कैसे करता है। बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो तुम। आगे बढ़ते हैं। जैसे ना एक एवरीडे इवेंट लेते हैं। जैसे कोई इंसान है जिसका नाम है रामू। उसने क्या करा होता है ना, अपनी बालकनी में एक पौधा लगाया होता है। अब वो एक दिन ये देखता है कि उसके पौधे की पत्तियां हैं जो ना मुरझा रही हैं। तो वो थोड़ा गैस करेगा ना, लेकिन उससे पहले उसने ये किया, ऑब्जर्व किया कि उसका पौधा मुरझा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन तो हो गया है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा हाइपोथेसिस देगा, मतलब थोड़ा अंदाजा लगाने का काम करेगा कि पौधे को या तो पानी नहीं मिल पा रहा है या फिर सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। तो ये हाइपोथेसिस वाला स्टेज है। फिर तीसरा स्टेप में क्या करेगा, वो तो पौधे को उठा के अच्छे से प्रॉपर सनलाइट में रखेगा या फिर उसे पानी देगा। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट वाला स्टेप। तो इस तरीके से ना हम लोग डेली लाइफ में भी साइंस का यूज करते हैं, बस हमें पता नहीं है। ठीक है, अब तुम जान गए हो। उसी तरीके से ये वाला भी है, सेम वैसा ही है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि साइंस ना सिर्फ लैब्स में नहीं होता कि ऐसा व्हाइट कोट पहन लिए किसी लेबोरेटरी के अंदर चले गए और वहां पे मस्त एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं, वहां सिर्फ साइंस नहीं है। साइंस हमारे आसपास ही है। पेड़, पौधे का बड़ा होकर के पेड़ बन जाना, किसी बीज से पौधा निकलना, पत्थर का ऊपर फेंकने पर वापस नीचे आ जाना, ये सब साइंस ही है। तुम ऐसे सिर्फ लेबोरेटरीज में मत ढूंढा करो। ठीक है, अब ध्यान देना। अब हम लोग ये जान लेते हैं ना कि जो साइंस है हमारे वर्ल्ड को कैसे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, क्या असर है, अगर ये साइंस ना होता तो हमारी दुनिया में क्या क्या चीजें नहीं होती, क्या फायदा नुकसान, ये सारी चीजें हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ना आजकल के मॉडर्न टाइम्स में बहुत लोग काफी बार बीमार पड़ जाते हैं, तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उन्हें उनका टेस्ट करते हैं, उन्हें दवाइयां देते हैं। तो वो जो दवाइयां हैं वो कहाँ से आती हैं? वो किसी केमिस्ट के द्वारा बनाया गया है। कोई बैठा है जो दवाइयों को लेकर के रिसर्च कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इन दवाइयों को बना रही है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? साइंस की हेल्प से ही ना। अगर साइंस नहीं होता तो क्या हम दवाइयां बना पाते? नहीं बना पाते। उसी तरीके से तुम ये देखो कि बहुत पहले ना सिर्फ पहिया हुआ करता था। पहिया का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। फिर उस पहिए की हेल्प से हम लोगों ने बैलगाड़ी बना डाली। फिर उस बैलगाड़ी का रेलगाड़ी बना डाला। फिर वहां से प्लेन बना दिया, रॉकेट बना दिया। तो ये जो प्रोग्रेस हो पा रहा है, ये सब कैसे हो पा रहा है? साइंस, साइंस की हेल्प से हो रहा है। बहुत बढ़िया। जैसे कि तुम आज इस वीडियो को अपने फोन में देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये फोन क्या हमेशा से ऐसा ही था?
नहीं, पहले पुराने कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में एक बड़ा-सा स्मार्टफ़ोन है। ये सब कैसे हुआ? किसी इंजीनियर ने बनाया, तभी तो हुआ। हाँ, तो इसमें भी साइंस का ही रोल है। जैसे कि आजकल खेती होती है ना, तो खेतों में कीटनाशक, फर्टिलाइज़र्स ये सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं। तो ये सब बनाने के लिए भी साइंस तो चाहिए ना। बिना कोई रिसर्च करे हम लोग बना सकते हैं क्या ये सब? नहीं बना सकते। तो अब पता चला कि साइंस जो है हमारे रियल वर्ल्ड में क्या चेंज लाती है। बहुत बढ़िया। तो आज इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि तुम्हें काफी कुछ समझ में आया होगा। और आज अब इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।